जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपनी ज्ञानधारा पर। और आज से शुरुआत करने वाले हैं कक्षा 11 इतिहास की। जो हमने अभी डेमो 2-3 दिन पहले डेमो दिखाया था आपको किताब का कि 40 पेज में हमने वो कवर कर दी है। और उस कवर किताब को हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से उसका संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पर करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी कि आपको यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं कि जो कक्षा 11 की जो जितने भी चैप्टर हैं, जैसे 7 चैप्टर हैं, तो सातों का यहाँ पर क्या है कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जो नोट्स किताब के हैं उन्हीं के माध्यम से आपको यहाँ पर समझाया जाएगा कि किस तरह से ये इसको टॉपिक वाइज किया जाता है और किस तरह से इसको समझाया जाता है। और बहुत ही आसानी से हम धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश करेंगे और हर एक जो तथ्य हैं उसका स्पष्टीकरण देते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे, जिससे क्या होगा कि सीधा आपको याद होता जाएगा। और कक्षा 11 की जो भी विश्व इतिहास की जो किताब है हमारी, वो मात्र हम धीरे धीरे इसको कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए धीरे धीरे पढ़ेंगे और छोटी छोटी क्लासों में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको ये बोरिंग फील नहीं होगा कि इतिहास ऐसा बोरिंग सब्जेक्ट है कि इसमें हमारे को समझ में नहीं आता है। तो बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे। देखो 41 पेज है, दिन के हम रोज के एक पेज भी अगर आपको अच्छी तरीके से एक वीडियो में समझा दें, हम क्या है कि जैसे एक पेज है इसको भी अगर अच्छी तरह से इस क्लास के माध्यम से समझा देंगे तो मात्र 41 वीडियो में क्या होगा, ये आपकी क्लासें खत्म हो जाएगी। और 41 पेज इतने हैं कि 41 क्लास आपको जब आप पूरी कर लोगे तो कक्षा 11 का जो इतिहास है वो आपको संपूर्ण याद हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारी कक्षा 11 की सबसे पहले तो जो विश्व इतिहास है उसका शुरुआत करने वाले हैं। और आज ये हमारी पहली क्लास होने वाली है। और इसमें आपको क्या मिलेगा कि हमने पहले बात की थी कि रंगीन चित्रों के माध्यम से शॉर्ट नोट्स प्रस्तुत किए गए हैं। और जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें जाके आप पीछे पीछे पेज देखना, बहुत सारे पेज हैं, लेकिन इसका जो जितना हम शॉर्ट कर सकते हैं उतना शॉर्ट किया है ताकि एनसीईआरटी पर आधारित रहे और हर तथ्य का स्पष्टीकरण तो आपको देखने को मिल ही जाएगा और परीक्षा के लिए उपयोगी है ही सही। और कम समय में आपको यहाँ पर संपूर्ण दौरान करवा दिया जाएगा। देखो संपूर्ण दौरान करवाने के साथ साथ जैसे मान लो एक बार पूरी आपको ये 41 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट मिल जाएगी, तो फिर वापस हम इसका रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, जिसमें एक साथ एक यानी कि एक क्लास में हम एक पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे। तो 7 वीडियो में हम क्या कर लेंगे, पूरी किताब खत्म कर लेंगे। लेकिन अभी क्या है कि इसको धीरे धीरे समझाना होगा, तो एक क्लास में हम ओनली एक पेज को लेंगे, जिससे आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये आपने डेमो देख लिया होगा कि किस तरह से भूमिका के बारे में हमने चर्चा की। और भूमिका में कुछ नहीं कि जो अपनी ज्ञानधारा है इस पे आपको ये सारी क्लासें देखने को मिल जाएगी। यही है, बस इसको ध्यान से पढ़ लेना अगर पढ़ना चाहो। और अनुकरणिका मैंने आपको पहले बता दी थी सारणी, जिसमें से हमारा आज का पहला पार्ट होगा लेखन कला और शहरी जीवन। यानी कि इसमें और पार्ट जैसे यह है कि लेखन कला और शहरी जीवन पार्ट है हमारा, तो उसका भाग 1 है, यानी कि आज पहला वीडियो है। इसको देखो 5 पेज है ना, तो 5 वीडियो में इसको हम क्लियर करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि हम हड़बड़ी में 5 पेजों को एक ही क्लास में खत्म कर देंगे, नहीं, आपको धीरे धीरे समझाएंगे। और लेखन कला और शहरी जीवन को इतना अच्छे से समझेंगे कि जैसे एक पेज है तो एक पेज ही हम पढ़ेंगे, अगली क्लास में दूसरा पेज पढ़ेंगे। इस तरह से 5 वीडियो आएगी और 5 वीडियो में ये पहला पार्ट खत्म और आपके दिमाग से भी पूरा लोड खत्म हो जाएगा पहले पार्ट को लेकर। और लेखन कला और शहरी जीवन आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। समझाने का मतलब यही है कि पहला एक हम आराम से चलेंगे, धीरे धीरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सिलेबस बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा हो जाएगा और इसको हम वापस रिवीजन भी करवा देंगे। तो ये सारणी आपने देख ली होगी और ये पहला पेज भी हमने आपको दिखा दिया था, लेकिन इससे हम वापस शुरुआत करेंगे क्योंकि वो डेमो था, ये क्लास है तो क्लास शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारा पहला पार्ट है लेखन कला और शहरी जीवन। पार्ट का क्या नाम है, लेखन कला और शहरी जीवन। तो सबसे पहले हम इस पार्ट का मतलब समझते हैं। देखो सबसे पहले कि आप टॉपिक में जाओ, इसमें ये पढ़ने लग जाओ तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये कहना क्या चाह रहा है, ये नाम है, ये क्या कहना चाह रहा है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको समझो कि मान लो पार्ट का अर्थ समझ में आ गया तो 50% जो चैप्टर है वो आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा। बाकी बाद में आपको बस इनको टॉपिकों को अच्छी तरीके से पढ़ना है और अच्छी तरीके से इसको बार बार रिवाइज करना, आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बस मेन इंपॉर्टेंट ये होती है कि आप ये जो पार्ट है ये क्या कहना चाह रहा है, ये नाम क्या कहना चाह रहा है, इससे क्या हमारे को स्पष्टीकरण हो रहा है। तो सीधा सीधा हम देखें कि लेखन कला से अगर हम अर्थ निकालने की कोशिश करें तो ये हो सकता है कि जैसे कोई लिखने की चीज़ हो या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जिससे लिखना सीखा हो या फिर लेखन की शुरुआत हुई हो या फिर ऐसी हो, यानी कि मोटा मोटा अंदाज़ा लगाएं तो इससे ये निकलता है कि लेखन कला यानी कि कुछ लिखने की चीज़ें होगी या फिर कोई पढ़ाई लिखाई से इससे संबंध होगा।
तो इसका मतलब तो हमने ये निकाल लिया। उसके बाद है शहरी जीवन। तो शहरी जीवन में भी हमें पता है कि किस तरह से शहर का जीवन होता है, किस तरह से शहरी जीवन जिया जाता है। तो ये दोनों जुड़ाव है। इसका मतलब ये है कि शहरी जीवन में भी लेखन कला का उद्भव हुआ होगा, या यानी वहाँ पर भी लेखन कला होती होगी, इसलिए दोनों का साथ हुआ। या फिर क्या पता कि शहरी जीवन इतना विकसित हो कि वहाँ पर लेखन कला का विकास हुआ होगा, या फिर शुरुआत हुई होगी। तो इस तरह से हमने मोटा मोटा अंदाजा लगा दिया कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, लेखन कला के बारे में पढ़ेंगे और शहरी जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि शहर का जीवन कैसा होता है और किस तरह से हमारे को वो पूर्व में जो देखो ऐतिहासिक स्थिति है तो उसमें शहरी जीवन कैसा था वो हमारे को देखने को मिलता है। तो ये तो था पाठ से रिलेटेड कि किस तरह से हमने इसमें चर्चा की कि पाठ का मतलब क्या है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो इस ये समझो कि पाठ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आसानी से समझ में आएगा और बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो लेखन कला जिससे लेखन लेखन होगी, या फिर कोई ऐसी चीज़ें होगी जिससे मान लो कि लेखन की चीज़ें मिली हो, या फिर शिलालेख पट्टिकाएँ जो भी मिली हो, या लेखन से संबंधित हो, लेखन कला की शुरुआत कहाँ से हुई होगी, या इसके बारे में होगा। और शहरी जीवन में तो आपको पता है कि किस तरह से वहाँ पहले के ज़माने में शहर थे, गांव थे, और शहरी किस तरह से उसका जीवन था, शहर का जीवन था। तो चलिए सबसे पहले हमारा पहला ही टॉपिक लेते हैं, यानी कि लेखन कला और शहरी जीवन पार्ट 1 का जो हमारा पहला ही बिंदु है उसका नाम है मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। ये है हमारी किताब का पहला बिंदु, यानी कि पहला टॉपिक जिसे हम कहते हैं ना, पहला पॉइंट या बिंदु आप कह सकते हो, वो है मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। अब ये क्या है, देखो जैसे हमने कहा था कि अगर आपने पाठ का नाम समझ लिया तो आपको पाठ आसानी से समझ में आएगा, उसी प्रकार आपने ये जो पॉइंट समझ लिया तो इसके नीचे जो इसके बारे में जानकारी वो आपको बहुत ही ईजी तरीके से आसानी से यह समझ में आ जाएगी। तो समझते हैं कि मेसोपोटामिया और उसका भूगोल, इसका मतलब क्या है। ये तो समझ में आ रहा है कि उसका भूगोल यानी कि कोई चीज़ होगी उसका भूगोल होगा, जैसे यहाँ पर मेसोपोटामिया लिख रखा है तो इसका कोई भूगोल होगा। भूगोल में क्या होगा, ये भूगोल तो हम जानते हैं, जैसे पेड़ पौधे नदियाँ, इस तरह से इसका जो प्राकृतिक विकास है उसको भूगोल के नाम से जानते हैं, यानी कि इसका कोई भौगोलिक विस्तार होगा या फिर इसके बारे में भूगोल में पढ़ना है। लेकिन ये मेसोपोटामिया क्या है, तो मेसोपोटामिया जैसे मान लो कि एक भारत है, क्या है भारत, तो भारत में जिस प्रकार भारत में राजस्थान है, यानी कि एक स्थान का नाम हो गया, क्या हो गया, स्थान का नाम। तो अगर हम सीधा अभी ऐसा अंदाजा लगा लें, अभी हम केवल इतना अंदाजा लगा लें कि राजस्थान जैसे स्थान हो गया भारत में, उसी प्रकार ये विश्व में कोई मेसोपोटामिया नाम का कोई स्थान होगा। क्योंकि ये हमारे साइड का नहीं, इसलिए नाम थोड़े अजीब हैं, इस तरह से अजीब नाम आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि विश्व इतिहास पढ़ रहे हैं तो विश्व हमारे को ये तो पूरा पता नहीं कि विश्व में क्या क्या है। जैसे भारत हमने सुन रखा है, भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ये तो ये हमारे को क्या है कि नॉर्मल लगते हैं। जैसे मैं बात कर दूं, जैसे मेसोपोटामिया, स्काउटलैंड, इस तरह से कोई नाम है तो आपको अजीब लगेगा, क्योंकि वो नाम हमने सुने नहीं, हमारी जो दैनिक जीवन में इतने काम आते नहीं, तो हमारे को क्या वो अजीब लगते हैं। लेकिन विश्व में कोई ऐसा स्थान होगा जिसका नाम क्या होगा, मेसोपोटामिया होगा। यानी विश्व की इतिहास पढ़ रहे हैं तो इसमें तो कोई विश्व के बारे में जानकारी देखने को मिलेगी, भारत के बारे में तो नहीं मिलेगी। तो ये आप सीधा यहाँ से ये समझ लो कि मेसोपोटामिया विश्व में एक क्या है कि एक स्थान है, उसका नाम क्या है, मेसोपोटामिया है। और मेसोपोटामिया है और उसका भूगोल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी तो आप ये ध्यान रख लो कि मेसोपोटामिया क्या है, जैसे भारत है एशिया में, उसी प्रकार मेसोपोटामिया है विश्व में। इतना ध्यान रख लिया तो इसके बारे में हम भूगोल के बारे में बात कर लेते हैं। देखो मान लो कि मेसोपोटामिया जैसे ये हो गया, क्या हो गया, ये मेसोपोटामिया है, और ये यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लो ये मेसोपोटामिया हो गया, तो इसके जो आसपास जो भी एरिया होगा ये भी इसमें आएगा। और जैसे सबसे पहले हम दिशाओं के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले आपको दिशाओं के बारे में समझना जरूरी है। तो मैं आपको थोड़ा सा ये यहाँ पर दिखा देता हूँ किस तरह से दिशाएं होती है। जैसे ये दिशाएं हैं, है ना, जैसे मान लो कि पूरा मेसोपोटामिया हो गया, तो ये तो एन का मतलब हो गया उत्तर, यानी कि ये मेसोपोटामिया का ये तो हो गया उत्तर। नीचे हो गया एस यानी साउथ, इसका मतलब हो गया दक्षिण। इधर देखो वेस्ट यानी पश्चिम, और इधर ईस्ट यानी पूर्व। तो ये दिशाएं आपको पता होगी, मुझे पता है कि 4 दिशाएं ये सबको पता है। उत्तर इधर है, दक्षिण नीचे है, और इधर पश्चिम, और इधर पूर्व। तो ये जो है ये मान लो कि मेसोपोटामिया है और ये इसकी दिशाएं हो गई। अब इन दिशाओं में भूगोल में पढ़ेंगे कि इन दिशाओं में क्या क्या है, यानी कि इन दिशाओं के हिसाब से आपको यहाँ पर भौगोलिक स्थिति क्या देखने को मिल सकती है। तो पहली लाइन पढ़ते हैं और फिर इसको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, देखना। यानी कि पूर्वोत्तर में, यानी पूर्वोत्तर दिशा में हरे भीरे ऊंचे नीचे मैदान स्थित है, और उत्तर दिशा में स्टेपी घास के मैदान पशुपालन की खेती होती है। पूर्व दिशा में दजला की सहायक नदियां थी जो परिवहन में सहायक थी, और दक्षिण दिशा में रेगिस्तान, नगर और लेखन प्रणाली थी।
तो इन चारों लाइनों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखा था पूर्वोत्तर, यानी पूर्वोत्तर, इसका मतलब इसमें दो दिशाएं आ रही है। क्या आ रही है? पूर्व, एक तो हो गई पूर्व और एक हो गई उत्तर, यानी कि जो पूर्व और उत्तर के मध्य स्थित है वही दिशा कौन सी होगी? पूर्वोत्तर। तो देखो ये तो हो गया पूर्व और ये हो गया उत्तर, यानी कि ये जो इसके मध्य जो दिशाएं दिख रही है, मैं आपको थोड़ा सा कलर चेंज करके बता देता हूँ कि ये जो आपको मध्य दिशाएं दिख रही है कौन सी होगी? जैसे जैसे देखो ये तो उत्तर और ये पूर्व, और जो इसके ये जो बीच में है ये है पूर्वोत्तर। तो क्या है कि मेसोपोटामिया में ये जो आपको सर्कल दिख रहा है इसको आप मेसोपोटामिया इमेजिन करो कि मान लो कि ये मेसोपोटामिया है, जिसमें क्या है कि ये तो है इसका उत्तर है, ये इसकी पूर्व, और ये जो बाकी इसके अंदर जो ये बीच वाला एरिया है ये है पूर्वोत्तर। तो पूर्वोत्तर दिशा में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान स्थित थे, यानी कि जो ये वाला एरिया आपको दिख रहा है ये मेसोपोटामिया का है, और इसमें क्या क्या है? तो हरे भरे मैदान, ऊंचे नीचे मैदान है, वो कौन सी दिशा में है? वो है पूर्वोत्तर दिशा में। तो अगर आपसे पूछ ले कि इसका भूगोल का वर्णन करना है तो कैसे करोगे आप? कि मेसोपोटामिया है उसका जो पूर्वोत्तर है उसमें हरे भरे मैदान है और ऊंचे नीचे मैदान स्थित है, यानी कि हरे भरे और ऊंचे नीचे मैदान कहाँ पर स्थित है? तो वह है पूर्वोत्तर में। ये तो हो गई हमारी पूर्वोत्तर वाली बात। अब बात करते हैं हम उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा में स्टेपी घास के मैदान, यानी कि ये जो उत्तर वाला एरिया है इसमें मेसोपोटामिया में कौन सा मैदान है? वो है स्टेपी घास। स्टेपी का मतलब क्या है कि ऐसी घास जो, यानी जहाँ पर घास ही घास हो उसको स्टेपी के नाम से जानते हैं, उसको उस मैदान को स्टेपी या फिर घास कह देते हैं। एक प्रकार की घास की किस्म होती है, जैसे स्टेपी नाम आ जाए तो समझ लेना वहाँ पर कोई घास का मैदान है। तो जैसे मान लो घास का मैदान है तो वहाँ पर पशुपालन भी होगा और खेती भी होगी। तो उत्तर दिशा में मेसोपोटामिया में एक तो क्या है कि स्टेपी घास के मैदान है और साथ ही साथ क्या है? पशुपालन और खेती होती है। तो पूछ ले कि मेसोपोटामिया में स्टेपी घास के मैदान कौन सी दिशा में स्थित है? तो वो है उत्तर में, और वहाँ पर पशुपालन और खेती होती थी। अब बात करते हैं हम पूर्व दिशा की। किसकी? पूर्व दिशा की, यानी कि पूर्व हमने बात की थी पूर्वोत्तर, अब मेन कौन सी दिशा है? पूर्व। जैसे ये तो हो गई उत्तर, तो ये हमारी कौन सी होगी? पूर्व। यानी ये जो एरिया है इसमें क्या स्थित है? इसमें हमारी को क्या जानकारी याद रखनी है? तो देखो पूर्व दिशा में दजला की सहायक नदियां थी, यानी कि जो दजला है एक नदी, ध्यान रखना मेसोपोटामिया में आपने पढ़ा होगा कि दो नदियां प्रमुख है, एक तो दजला, कौन सी है? एक तो दजला और एक है परात। कौन सी? दजला और परात। तो अभी बात कौन सी हो रही है? दजला नदी की हो रही है। तो दजला नदी जो ये पूर्व है यहाँ पर, यानी कि मेसोपोटामिया के पूर्व में इसका बहाव क्षेत्र है। जैसे मान लो कि ये नदी है, इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये पूर्वोत्तर यहाँ पर, यानी कि ये नदी बह रही है। क्या बह रही है? नदी बह रही है। तो ये मान लो कि जैसे ये नदी बह गई है, ये कहाँ पर है? मेसोपोटामिया में पूर्व दिशा में। ये देखो ये पूर्व दिशा हो गई और यहाँ पर इसका नदी का प्रवाह है। तो ये लाइन क्या कहना चाह रही है कि पूर्व दिशा में दजला की सहायक नदियां थी, यानी कि जो ये पूर्व दिशा है, ये पूर्व दिशा, यहाँ पर ये जो नदी बह रही है इसमें क्या है कि इसकी बहुत सारी सहायक नदियां थी, यानी कि बहुत सारी सहायक नदियां थी दजला की, जो कहाँ पर बहती थी? पूर्व दिशा की ओर आती थी, और यहाँ पर इसका परिवहन था। क्या था? इसका परिवहन। अब देखो पूर्व दिशा में दजला की सहायक नदियां थी जो परिवहन में सहायक थी, यानी कि परिवहन में सहायक का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये बहुत सारी नदियां यहाँ पर बह रही है, यहाँ पर ये बहुत सारी नदियां आकर किस में मिल रही है? दजला में, और ये परिवहन क्षेत्र का निर्माण कर रही है। अब परिवहन का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी भी चीज़ को या फिर माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है तो ऐसी सुविधा नहीं होती थी। तो पहले क्या है कि जल मार्ग के माध्यम से इसको पहुंचाया जाता था। जैसे इसमें नाव छोड़ दी और नाव के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ये क्या है कि नदी के माध्यम से इसके माल की आवाजाही होती थी। तो ये परिवहन के लिए सहायक थी। तो पूर्व दिशा में क्या था? आपको क्या ध्यान रखना है कि पूर्व दिशा में दजला की सहायक नदियां थी और जो परिवहन में सहायक थी, यानी कि पूर्व दिशा में दजला का परिवहन क्षेत्र था। बस इतना ध्यान रखना है आपको। अब देखो आगे हम बात करते हैं दक्षिण दिशा के बारे में। किसके बारे में? दक्षिण दिशा के बारे में। दक्षिण दिशा में रेगिस्तान नगर लेखन प्रणाली थी, यानी कि ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये जो दक्षिण से एरिया है मेसोपोटामिया का, इसमें क्या है कि रेगिस्तान था। क्या था? रेगिस्तान। तो आपको ध्यान रखना है कि मेसोपोटामिया में रेगिस्तान कौन सी दिशा में था? दक्षिण दिशा में। और यहाँ पर भी नगर थे, यानी कि दक्षिण में क्या थे? एक तो रेगिस्तान था। क्या था? एक तो रेगिस्तान और एक था नगर, यानी रेगिस्तान, नगर और लेखन प्रणाली की शुरुआत भी यहीं से हुई। अब क्यों हुई? क्योंकि रेगिस्तान है एक तो और एक नगर है, यानी कि जहाँ पर नगर है तो वहाँ पर लोग बसे होंगे, अपनी बात को एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए किसी न किसी चीज़ का माध्यम का प्रयोग किया होगा। तो उसी के साथ लेखन प्रणाली का भी यहाँ पर प्रभाव देखने को मिला था। अब हम बात करते हैं जैसे हमारे
को हमने शुरुआत में पढ़ा था कि उत्तर दिशा में क्या था कि स्टेपी घास थे और पशुपालन थे और खेती होती थी। तो खेती मेसोपोटामिया में शुरुआत कब से हुई, यानी कि सबसे पहले मेसोपोटामिया में खेती की शुरुआत कब से हुई, इसके बारे में बात करते हैं। तो खेती में ध्यान रखना 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व में शुरू हुई थी। अब ये ईस्वी पूर्व क्या है, इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे। देखो, ईस्वी पूर्व एक तो होता है ईस्वी और एक होता है ईस्वी पूर्व। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कोई ऐसी समस्या ना हो जिससे कि कोई ऐसा आपको लगे कि इसमें कोई समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मान लो ये एक आपने रेखा पढ़ा होगा गणित में 10वीं में, आपने रेखा कोण इस तरह से पढ़ा होगा। तो ये तो रेखा का बिंदु हो गया। इधर हम एक बार वापस इस रेखा को बना लेते हैं। ये हो गया जीरो, इसको हम जीरो मान लेते हैं। फिर देखो, इसको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ये हो गया ईस्वी, ई का मतलब समझ जाना ईस्वी, और ईस्वी पूर्व यानी ईस्वी, ईपू का मतलब क्या हो गया, ईसा पूर्व। तो ये हो गया। अब देखो, जैसे मान लो कि हमने ये बना लिया, यहाँ पर जीरो है, क्या है, जीरो। तो यहाँ से जैसे हम साल आगे बढ़ेंगे तो एक हो गया, तो एक ईस्वी। यहाँ पर क्या है कि ये जो जीरो हमने लिखा, यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म है। क्या है कि ईसा मसीह का जन्म। यहाँ पर ध्यान रखना, जीरो का मतलब क्या है, ईसा, ई का मतलब समझाना, ईसा मसीह का जन्म हुआ। यानी कि ये जीरो है, यहाँ से लेकर ईसा मसीह के जन्म से लेकर जो आगे जो बातें होगी, यानी आगे जितना भी हम विस्तार करेंगे, आगे जितना भी चलते जाएंगे, जैसे एक चले गए तो एक साल बढ़ गया, यानी कि ईसा के जन्म के एक साल बाद, यानी कि ईस्वी एक। इसी प्रकार जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे। तो अभी कौन सा चल रहा है, 2026 चल रहा है। तो ईसा के जन्म को कितने साल हो गए, 2026 साल। यानी कि ईसा के जन्म से जो बाद में जितने भी साल आए वो ईस्वी में होते हैं। क्या होते हैं, ईस्वी में। और ईसा के जन्म से जो पहले हुए थे, यानी कि जो पहले की घटनाएं हैं, ईसा के जन्म की जितने भी पहले की घटनाएं हमारे को देखने को मिलती है, वो किस में आती है, ईस्वी पूर्व में। जैसे मान लो ये एक हो गया तो एक ईस्वी पूर्व, उसी प्रकार 2 ईस्वी पूर्व। जैसे मान लो कि ये एक हो रहा है ना, तो इसमें क्या है कि घटता जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको साल निकालना है, जैसे 6000, ये लिखा है कि 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व में शुरुआत हुई थी। तो इसमें यह है कि हमने गणित में पढ़ा होगा, जैसे ये जीरो है, एक, इस तरह से -2, या इधर इधर की जो संख्या होती है माइनस में चलती है। तो आप मुझे बताओ कि 3 बड़ा है या 1 बड़ा है, तो आप कहोगे कि ये माइनस का 1 बड़ा है। उसी प्रकार ये 7000 यानी कि बहुत लंबे समय के हैं। तो ईस्वी के पास कितना है, 6000। तो इस तरह से या इस तरफ आप बढ़ोगे तो माइनस होता जाएगा, और जैसे ही आप जीरो से आगे बढ़ जाओगे तो प्लस होता जाएगा। जैसे 1, इधर 2 3 4, फिर इधर जैसे मान लो इधर जाना है तो 1 2 3, इस तरह से माइनस होना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको इससे वो ईसा और ईस्वी पूर्व अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं आया, कहीं कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कर देना, कमेंट का मैं जवाब दे दूंगा। आपकी जो समस्या है उसको आप कमेंट के माध्यम से बता देना, ताकि जो सॉल्यूशन में दे उसको अच्छी तरीके से स्पष्टीकरण दे दूंगा, और अगली क्लास में उस कमेंट का पूरा अच्छी तरीके से उसको सॉल्यूशन करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर मुझे लगता है कि हाँ, बच्चे की ये रियल समस्या है, इसको हिस्ट्री में समझने में इसकी समस्या ये है, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको अगली क्लास में जरूर दूंगा, ध्यान रखना। तो हम कहते हैं कि जो मेसोपोटामिया है उसमें हमारी खेती की शुरुआत कब से हुई, तो 6000 से 7000 ईस्वी पूर्व, ये ध्यान रखना। फिर देखो दजला, यानी कि दजला और प्रात, हमने बात की थी 2 नदियां मुख्य थी, कौन सी, दजला और प्रात। ये सिंचाई से, यानी दजला और प्रात से सिंचाई होती थी। अब सिंचाई का मतलब तो आप जानते हो ना कि खेतों की, जैसे खेती शुरुआत हो गई तो इन दोनों नदियों के पानी को क्या है कि खेत में ले जाया गया, ताकि जिससे सिंचाई हो सके। क्या हो सके, सिंचाई, यानी कि जैसे फसल हो गई या फिर जो फसल है उनको किस तरह से पानी देना है, वो जो व्यवस्था होती है, वो जैसे नदी से लेकर खेत तक किस तरह से उसमें पानी दिया जाता है, वो क्या होती है, सिंचाई व्यवस्था होती है। तो खेती हो रही तो उसमें कुछ ना कुछ तो होगा उसमें, यानी किस चीज़ की खेती होती थी ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वो थी जौ, मटर, मसूर और गेहूँ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना। अगर आपको कोई विस्तृत चर्चा लिखनी पड़ जाएगी भूगोल, जैसे मेसोपोटामिया का, उसकी भौगोलिक वर्णन करना है, तो आपको ये चारों दिशाओं के बारे में बताना है। एक तो एक इसकी नदियों के बारे में बताना है, और एक खेती के बारे में बताना है, जिसमें आपको जौ, मटर, मसूर इसके बारे में बताना है। फिर देखो, जैसे मान लो खेती हो रही है, पशुपालन हो रहा है, तो इसमें वस्तुओं का उत्पादन भी हो रहा होगा, यानी कि वस्तुएं भी मिल रही होगी। जैसे मान लो कि पशुपालन हो रहा है तो उससे हमारे को दूध मिल रहा है। क्या मिल रहा है, दूध मिल रहा है, और मांस मिल रहा है, और भारी मात्रा में ऊन मिलता है। ऊन तो आप जानते हो ना, भेड़ का ऊन हो गया जैसे, तो ये भारी मात्रा में मिलते थे। तो ये वस्तुएं भी आपको ध्यान रखनी है कि मांस, दूध और ऊन भारी मात्रा में मिलती थी। तो ये हमने समझ लिया है एक बिंदु, कौन सा, मेसोपोटामिया और उसका भूगोल, बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। अगर आप ये नोट्स अच्छी तरीके से यहाँ पर आप वीडियो रोककर उतारना चाहो तो उतार भी सकते हो। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, वहाँ से मैं आपको बता दूंगा किस तरह से क्या प्रोसेस है इसको लेने की। तो अपनी ज्ञानधारा है उस पर जाओ, और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको क्लासों के बारे में पता चल जाएगा। फिर देखो, हम
देखो बात कर लेते हैं हमारे दूसरे, यानी कि एक बिंदु हमने कंप्लीट कर लिया, दूसरा बिंदु क्लियर करते हैं, क्योंकि ये दो बिंदु ही हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, फिर आगे बाद में और नई नई क्लासों में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा मैटर देना नहीं है, आपको कम मैटर देना और कम इतना देना है जितना पढ़ो उतना याद। यानी कि इस क्लास में आपको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, जिससे ये नहीं होना चाहिए कि कोई डाउट रह जाए, कोई ऐसी समस्या रह जाए जिससे आप वंचित रह जाओ। आप क्लास वापस देख लेना, अगर समझ में नहीं आई तो वापस देखो, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर करवाया गया है। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट कर देना, उसका सॉल्यूशन जरूर दे दिया जाएगा। अब देखो बात करते हैं शहरीकरण का महत्व। मेसोपोटामिया उसका भूगोल तो हमने बात कर लिया, अब देखो शहरीकरण का महत्व। तो सबसे पहले बिंदु को समझते हैं कि बिंदु क्या कहना चाहता है। तो महत्व का मतलब तो ये होगा किस चीज़ की कोई इंपॉर्टेंस होगी तो उसका मतलब हो गया कि वो इसकी महत्व होगी, यानी कोई चीज़ें होंगी तो उसका कोई महत्व होगा, इसका मतलब तो हम समझ गए। तो शहरीकरण का मतलब क्या है? शहरीकरण का मतलब ये है कि शहर है उसमें किस तरह से क्या व्यवस्था हो रही है, किस वो आकर्षक कर रही है, जो शहर है वो ऐसी किस चीज़ों के माध्यम से उसको आकर्षक कर रहा है कि हम शहरीकरण की तरफ ध्यान दें, यानी कि शहरीकरण करवा रहा है कि हमारी तरफ ध्यान दो, हमारे यहाँ पर इन इन चीज़ों की महत्वता है। तो वो शहर क्या है कि जो प्रभाव डाल रहा है वो किस कारणों से डाल रहा है, वो उसका महत्व क्या है, वो इसमें हम समझेंगे। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो शहर है तो देखो विकसित तो होगा, क्या होगा? विकसित तो होगा। तो अर्थव्यवस्था में व्यापार, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें व्यापार सबसे ज़्यादा होता था, क्योंकि व्यापार की वजह से क्या कि जो इसकी आर्थिक स्थिति है वो सुधरती है, आर्थिक स्थिति में चेंज आता है, बदलाव आता है। तो व्यापार के कारण अर्थव्यवस्था में, फिर देखो खाद्य उत्पादन, शहरीकरण होगा तो इसमें खाद्य उत्पादन सबसे ज़्यादा होगा, जिसमें खाद्य उत्पादन में आप देखो ये किस तरह से खाद्य उत्पादन, जो हमने बात की थी ये खेतों में माल की जो भी होती है, जो उत्पादन होता है, गेहूं जो मटर मसूर जो इसमें उत्पादन होता है। तो क्या हो गई अर्थव्यवस्था में, एक तो व्यापार हो गया, एक खाद्य उत्पादन, यानी कि अगर अत्यधिक खाद्य उत्पादन होगा तो सबका ध्यान किस तरफ जाएगा? शहर की तरफ। उसी प्रकार देखो सामाजिक संगठन होगा इसमें, कि हम किस तरह से एकता के रूप में रहते हैं, हमारी सामाजिक संगठन शक्ति देखो कि हम किस तरह से इतने व्यवस्थित तरीके से शहर में हम रहते हैं। फिर देखो अगर खाद्य उत्पादन होगा तो इसमें भंडार भी होगा, तो भंडार भी इसमें शामिल थे, यानी कि ये था इसका मेन मुख्य कारण कि इसमें अर्थव्यवस्था अच्छी थी शहरों में, खाद्य उत्पादन बड़ी मात्रा में थे, सामाजिक संगठन थे और भंडार थे, क्या है? भंडारण थे। तो ये था शहरीकरण में। अब देखो आगे और देखते हैं हम किस तरह से इसका, ये तो हो गया एक महत्व की, इसमें महत्व क्या है कि इसकी विकसित होने का कारण क्या है? इसका अर्थव्यवस्था विकसित होने का कारण ये थे, जिसमें खाद्य सामग्री हो गई, व्यापार हो गया, सामाजिक संगठन और भंडार हो गए। फिर देखो श्रम विभाजन, यानी कि श्रम विभाजन में औजार, यानी कि जो श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है ये समझो पहले। देखो क्लास लंबी हो सकती है आज, क्योंकि मैंने बहुत सारी बातों को इसी इजी समझाने की कोशिश की, हर एक शब्द को इस तरह से खोल कर कोशिश की है कि वो शब्द की आपको पूरी समझ हो, पूरा विकसित आपके साथ हो, यानी कि कोई ऐसा शब्द ऐसा न रह जाए जिससे आपको कोई डाउट फील हो कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो श्रम विभाजन के बारे में बात करेंगे। श्रम विभाजन का मतलब देखो, श्रम का सबसे पहले हम बात करते हैं श्रम क्या है। श्रम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी काम हम करते हैं उसको क्या कहते हैं? श्रम। और विभाजन का मतलब क्या होता है? विभाजन आप जानते हो कि किसको बांट देना, किसी चीज को बांट देना। जैसे मान लो कोई एक वस्तु है, इसका मैंने 3 टुकड़े कर दिए, यानी 4 टुकड़े कर दिए मान लो, तो ये 4 इसका क्या हो गया? इसका विभाजन हो गया। तो ये 4 टुकड़े हुए, यही क्या है? इसका विभाजन है। उसी प्रकार जैसे कोई मान लो काम हो गया, श्रम हो गया। जैसे मान लो कि एक दीवार को 2 दिन में बनाना है, एक दीवार को कितने दिन में बनाना है? 2 दिन में। तो 2 दिन में कैसे बनाया जाए कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट और तैयार हो जाए? तो 2 दिन में कितने आदमी लगेंगे उसको, और बनाने में क्या क्या सामग्री का उपयोग होगा और किस तरह से इसमें कार्य होगा, तो उस कार्य को पूरा मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे मजदूरों को बुलाया जाएगा और सबको अलग अलग प्रकार के काम दे दिए जाएंगे, जिससे क्या है कि वो व्यवस्थित तरीके से वो दीवार हो जाएगी। यानी कि काम का बंटवारा करना ही क्या होता है? श्रम विभाजन होता है। जैसे मान लो ये कोई काम हो गया, जैसे एक काम ये हो गया, जैसे रेत ले जाना है, ये सीमेंट बनाना है, और ये क्या है कि ईंटें लाना है। तो ये 3 अलग अलग व्यक्तियों को ये काम दे दिया, तो इसका क्या? श्रम विभाजन हो गया, क्योंकि एक व्यक्ति इन तीनों कामों को एक साथ नहीं कर सकता, जिससे काम क्या है कि काम करने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, और समय कम लगने के लिए क्या किया गया? ये किया गया श्रम का विभाजन। तो श्रम विभाजन ये हो गया एक। तो देखो श्रम विभाजन में औजार कांसे का बनता था, यानी कि जो औजार होता है वहाँ की प्राचीन समय में वो कांसे का औजार बनाया जाता था। किसका? कांसे का। ये ध्यान रखना है, कांसा एक धातु होती है जिसके लिए, यानी कि जो ये कांसा है, ये जो कांसा है इसके लिए देखो टिन और रांगा की आवश्यकता होती है। जो कांसा बनाया जाता है उसके लिए हमारे को एक तो टिन और एक रांगा, इन दोनों धातुओं की आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इन दोनों के बिना कांसा बनाना इम्पॉसिबल है।
लेकिन क्या होता है, जैसे मान लो कांसा बनवा रहे हैं, टिन और रंगा चाहिए, तो ये दोनों जो ये दोनों धातुएं ये अलग अलग से जगह पर मिलती है। जैसे मान लो टिन है, ये अलग क्षेत्र में मिल गई, या फिर रंगा है, ये अलग क्षेत्र में मिल गया, तो इन दोनों को एक साथ लाना तो इम्पॉसिबल ही नहीं है। तो दो व्यक्ति हो गए, जिसको एक को तो भेज दिया टिन लाने और एक को भेज दिया रंगा लाने, तो एक दिन में ये दोनों चीज लेकर आ गए। और उसी प्रकार अगर दोनों को नहीं करेंगे तो एक दिन तो टिन लेने जाएगा और दूसरे दिन रंगा, जिससे क्या है कि कार्य और बढ़ जाएगा। यानी कि इसका श्रम विभाजन कर दिया कि तू तो ये काम कर और तू इसको काम कर, तो दोनों एक साथ लेकर आएंगे तो कांसा की जो कांसा है वो अच्छी तरीके से बन जाएगा। तो ये था श्रम विभाजन, जिसमें ध्यान रखना आपको कि औजार कांसे का बनता था, जिसकी कांसे का निर्माण किससे होता था, टिन और रंगा, जो दोनों अलग अलग क्षेत्रों में मिलते थे। तो अलग अलग क्षेत्रों में मिलने के कारण इसका श्रम विभाजन कर दिया और बहुत ही अच्छी तरीके से उसको मंगवा लिया गया और कांसे का निर्माण कर दिया गया। तो ये था श्रम विभाजन। अब देखो विनिर्माता, यानी कि विनिर्माता, इसमें क्या हो कि जैसे किसी चीज को बनाना है, दोबारा बनाना है, तो किसका प्रयोग करेंगे, जैसे ईंधन हो गया, धातु और विभिन्न पत्रों का, विभिन्न प्रकार के पत्र इसमें मंगाए जाते थे निर्माण के लिए। तो ईंधन देखो आसानी से मिल जाते, धातु भी बहुत सारी मिल जाती, लेकिन ये विभिन्न प्रकार के पत्र थे, ये भी अलग अलग जगहों से प्राप्त होते थे। तो अगर अलग अलग जगहों से प्राप्त होंगे तो इसका श्रम विभाजन करना पड़ेगा और सबको अलग अलग तरीके से उसको लेने के लिए भेजना होगा। तो इस तरह से ये होता था। अब देखो गांव से क्या मिलता था, जैसे जैसे हमने बात की शहरों से, शहरों में हमारे को पता चल गया, क्योंकि ये सभी चीज़ें कहाँ पर मंगवाई जा रही है, शहरों में। जैसे औजारों का निर्माण कहाँ पर हो रहा है, शहरों में, क्योंकि विकसित हो गए। तो गांव, अब देखो गांव से अनाज और अन्य खाद्य सामग्री प्राप्त होती थी। जो शहरीकरण का मतलब यही है कि जो गांव से जो चीज़ें हैं वो शहर में कैसे मंगवाई जाए, किस तरह से शहर की जो चीज़ें हैं उसको विकसित किया जाए, गांव की चीज़ों को यहाँ पर मंगवा के किस तरह से इसका विकास किया जाए कि शहर जो हमारा शहरीकरण की अर्थव्यवस्था है उसमें वृद्धि की जा सके। तो गांव से ऐसी क्या चीजें थी जो प्राप्त होती थी, तो एक तो अनाज हो गया, क्योंकि खेती वहीं होती थी, और अनाज हो रहा है तो खाद्य सामग्री भी होगी, अन्य खाद्य पदार्थ भी वहां पर प्राप्त होंगे। तो ये गांवों से होता था। अब देखो अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखते थे। जैसे मान लो कि अपना जो कोई हिसाब किताब, जैसे गांव वाले अनाज शहर में भेज रहे हैं, तो शहर में भेज रहे हैं इसका क्या प्रूफ है और इसको किस तरह से भेज रहे हैं उसका हिसाब वो है लिखित रूप में रखते थे। जैसे मान लो कि ये हो गया एक कागज, यानी मान लो जैसे एक पट्टी का हो गई, इसमें ये चित्र बना दिया कि ये अनाज का चिन्ह है, अनाज की बोरी का चिन्ह है, जो हमने माल कहाँ पर भेजा था, शहरीकरण में, यानी कि शहरों में भेजा था। तो इसमें जैसे ये चित्र बना दिया तो पता चल जाएगा। अब जैसे वहाँ के जो लोग थे वो 10 साल बाद में भी देखेंगे इसको तो पता चल जाएगा कि शहरों में क्या गई थी, बोरी गई थी। अगर इसको हम लिखित रूप में नहीं रखते हैं तो क्या है कि जैसे 2-3 साल याद रहेगा, और कई मनुष्य की प्रकृति होती है कि वो भूल जाता है, तो भूलने के कारण फिर वो उसको पता ही नहीं रहेगा, वो अस्थायी हो जाता है। और लिखित रूप से क्या है कि इसका स्थायी रूप होता है, यानी कि लिखित रूप से क्या है कि जो भी हिसाब है उसको स्थायी रूप रख सकते हैं। तो अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखते थे ताकि लंबे समय तक याद रहे, क्योंकि बिना लिखे हम लंबे समय तक याद नहीं कर सकते। आप भी देख लेना किसी वस्तु को, जैसे मान लो कि इसको आपको जैसे कोई एक व्यक्ति मिल गया, उसको एक दिन मिला हुआ है, लेकिन वो एक दिन मिल गया, उसको देख लिया आपने, और फिर 5-6 साल बाद में आपको उसको भूल जाओगे। और वहीं अगर आपने उसके साथ एक फोटो क्लिक कर ली, तो जब भी आप उस फोटो को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति था, वो मुझे वहाँ मिला था। तो ये क्या है, इसका स्थायी, जिस प्रकार आज के जमाने में फोटो के माध्यम से या फिर कोई इमेज लेकर उसको स्थायी किया जाता है, उसी प्रकार पहले क्या है कि लिखित रूप में स्थायी किया जाता था। तो ये था शहरीकरण का महत्व। तो हमने आज की क्लास में 2 टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर लिए हैं। थोड़ा सा इसका वापस रिवाइज करवा देता हूँ, क्लास लंबी हो सकती है, लेकिन आपको समझना है बस कि आपको यहाँ पर कोई ऐसी समस्या नहीं आनी चाहिए कि मुझे इतिहास समझ में नहीं आ रहा। देखो लेखन कला और शहरी जीवन, मेसोपोटामिया, उसको भूगोल की हमने चर्चा की, जिसमें 4 दिशाओं के बारे में हमने चर्चा की, और खेती कब से शुरू हुई ये हमने बहुत ही अच्छी तरीके से देखा। 2 नदियां थी, दजला प्रात, वस्तुएं मांस दूध ऊन आदि भारी मात्रा में मिलते थे। इस प्रकार हमने मैप के माध्यम से समझाया कि इस तरह से दिशाओं को आप देख सकते हो। और ये जो आप देख रहे हो ये है मेसोपोटामिया का क्षेत्र, आप देख सकते हो इसके माध्यम से, ये है मेसोपोटामिया का क्षेत्र। इसमें देखो दजला प्रात जो भी दिख रही है आपको, ये नदियां हो गई, ये फिर ये इसका भौगोलिक एरिया हो गया किसका, मेसोपोटामिया का। फिर देखो हमने शहरीकरण की बात कर ली। तो ये थे हमारे आज की क्लास के 2 बिंदु, जिसमें हमने पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, अगर ये ई बुक आपको चाहिए, देखो ये ई बुक है, 41 पेज में खत्म हो रखी है, ई बुक है, ये अगर आपको चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर इतना आप संपर्क नहीं हो पाता। तो इंस्टाग्राम पर जाइए, अपने चैनल, अपना जो चैनल है अपनी ज्ञानधारा, इसके नाम से ये सर्च कर लेना, वहाँ पर आपको आईडी देखने को मिल जाएगी। उसमें आप डायरेक्ट मैसेज कीजिए, जिसका रिप्लाई मैं आपको कर दूंगा 100%।
और अगर आपको क्लास से संबंधित कोई समस्या आती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ई बुक लो, ई बुक नहीं भी लेते हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या करो, सीधा आप क्लास देखो और क्लास से इसको लिख भी सकते हो, साथ ही साथ नोट भी कर सकते हो। लेकिन नोट करोगे तो इसमें क्या है कि टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। तो आप क्या करो, सीधा ई बुक भी प्राप्त कर सकते हो। वो आपकी चॉइस है कि आप किस तरह से प्राप्त करना चाहते हो, लिखना चाहते हो या फिर आप सीधा बुक लेना चाहते हो, वो आपकी समस्या है, आपकी स्वयं की वो स्वतंत्रता है कि आप किस तरह से देखो। मैं आपको ये दबाव नहीं डालता कि आप किताब लो या नहीं लो। इसमें आपको क्या है कि एक चीज़ ध्यान रखना, इस पूरी ई बुक का आपको यहाँ पर हमारे चैनल पर क्या किया जाएगा, पूरा आपको विस्तार से समझाया जाएगा। जिस प्रकार आज की क्लास आई उसी प्रकार ये क्लासें निरंतर आएगी और आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश पूरा करूंगा। देखो, हर एक पेज को एक दिन में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि 3-4 पेज हैं, जैसे पहला पार्ट के 5 पेज है तो 5 को ही एक क्लास में खत्म, ऐसा नहीं होगा। एक पेज पढ़ेंगे और एक को इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि दोबारा पढ़ने की हमारी कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो 2 बिंदु पढ़े हैं, इस क्लास को वापस देख लेना, आपको बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, आप कमेंट करके आपका फीडबैक जरूर देना कि किस तरह से आपको लगी है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि बहुत ही अच्छी है तो अपने सहपाठियों के साथ भी आप इसके साझा कर सकते हो, ताकि आपके साथ उनका भी भला हो सकता है। तो कमेंट में अगर कोई समस्या रह गई हो तो कमेंट कर देना, या फिर समस्या नहीं भी हो तो आप अपना फीडबैक जरूर देना कि ये क्लासें आपको कैसे समझाने का तरीका कैसा था और कैसे इस तरह से आपको समझ में आई। तो मिलते हैं इसी तरह से नई क्लास में, तब तक के लिए आप मस्त रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो, इसी तरह से आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।